आसान को। जी, हमारा टारगेट नेक्स्ट है कि हमने रेजिड्यू इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, यानी कि कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ओवर द कर्व। ठीक है, पर्पस रेजिड्यू इंटीग्रेशंस। ठीक है, द पर्पस ऑफ काशी रेजिड्यू इंटीग्रेशन मेथड इज टू एवेल्यूएट द इंटीग्रल, कि ये कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ओवर द कर्व सी। ठीक है, सी आपका कोई भी कर्व है कम्प्लेक्स में, जस्ट लाइक जैसे हमने पढ़ा था 13 चैप्टर में, डिफरेंट कर्व, सर्कल, एनुलस, लाइन, ठीक है, पैराबोला, हाइपरबोला, इन टर्म ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शंस। ठीक है, तो वो आपके पास यहाँ जो सी कर्व है वो कम्प्लेक्स में है। ठीक है, अच्छा, इफ़ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर सी इनसाइड एंड on the C and inside the C such integral is zero by Cauchy integral theorem। Cauchy integral theorem कहता है अगर आपका इंटीग्रेंड एनालिटिक हो इनसाइड और ऑन द कर्व, तो हम कह सकते हैं कि हमारे इंटीग्रल का आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। ये चैप्टर 14 में है, जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इफ़ एफ ऑफ जेड हैज़ सिंगुलरिटीज एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इनसाइड, अगर कुछ सिंगुलर पॉइंट आ जाए, हमारा फंक्शन जिस एनालिटिक नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जिस पे सिंगुलर नहीं है और वो आपका कर्व में ही लाई कर रहा है, बट अदरवाइज एनालिटिक, यानी बाकी पोर्शन सारा एनालिटिक है, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जिसमें एनालिटिक नहीं है जो कि कर्व में आ रहा है, देन एफ ऑफ जेड हैज़ द लॉरेंट सीरीज। तो हम जानते हैं उसके लिए हम लॉरेंट सीरीज कैलकुलेट कर लेते हैं ईजीली। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट पे जिसमें ए एन और बी एन का ये फार्मूला था। ठीक है, और वो किस में कन्वर्ज करेगी, जेड माइनस जेड नॉट मॉड इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन आर। ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जेड नॉट को छोड़ के बाकी हर पॉइंट पे हमारी ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी उस ओपन डिस्क में, जेड माइनस जेड नॉट मॉड लेस देन आर ग्रेटर देन जीरो एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस था लॉरेंट सीरीज़ और टेलर सीरीज़ में। टेलर सीरीज़ में वो सेंटर पे भी कन्वर्ज करता है, जबकि लॉरेंट सीरीज़ में सेंटर को छोड़ देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट द कोएफिशिएंट b1 ऑफ द फर्स्ट नेगेटिव पावर। ये जो b1 है, 1 ओवर जेड माइनस जेड नॉट का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट होगा। आप बी एन वाले फार्मूले में n की जगह 1 रिप्लेस करें, जो ही n की जगह 1 रिप्लेस करेंगे 1 माइनस 1 ये ज़ीरो हो जाएगा। इंटेग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड ये बच जाएगा, 2 पाई ओटा दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे, तो इंटेग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई ओटा मल्टीप्लाई b1, यानी आप इस इंटेग्रल को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पाई ओटा मल्टीप्लाई b1 से। b1 इज कॉल्ड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन। इस b1 को कहते हैं हम रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल टू जेड नॉट, कि इस सिंगुलर पॉइंट के अबाउट इस फंक्शन का रेजिड्यू। और इसको नोटेशन किस तरह देते हैं, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू जेड नॉट, किसका, f ऑफ z का। ठीक है, b1, यानी b1 कैसे कैलकुलेट होगा, b1 क्या है आपकी लॉरेंट सीरीज में 1 ओवर z माइनस जेड नॉट का कोफिशिएंट है। क्या मतलब, आप किसी भी फंक्शन के लॉरेंट सीरीज कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 1 ओवर जेड माइनस जेड नॉट का जो कोफिशिएंट है b1, उसको क्या नाम दे रहे हैं हम, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन अबाउट z इज इक्वल टू जेड नॉट। ये तो क्राइटेरिया रेजिड्यू फाइंड करने का। सो इंटेग्रल कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले रेजिड्यू चाहिए। रेजिड्यू कैसे डिफाइन होगा, एक क्राइटेरिया ये है कि हम लॉरेंट सीरीज कैलकुलेट करके फाइंड कर लें। दूसरा फार्मूले, ये फार्मूले इजीली है कि अगर सिंपल पोल हो उसके दो फार्मूलाज हैं, अगर पोल ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 है तो उसका एक फार्मूला है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 फार्मूलाज फॉर रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट अ सिंपल पोल। रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन अबाउट z इज जेड नॉट, किस में फाइंड करेंगे, लिमिट z अप्रोचेस टू जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ ऑफ जेड, कि आप अपने एफ ऑफ जेड को जेड माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई करके उस पर लिमिट अप्लाई कर दें। ये क्या कहलाएगा, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन। जस्ट सिंपल, नो नीड कि हम कैलकुलेट करें लॉरेंट सीरीज़। हम लॉरेंट सीरीज कैलकुलेट किए बगैर इस फार्मूले से सिंपल पोल कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल पोल के अबाउट रेजिड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा फार्मूला, अगर आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में है पी ऑफ जेड ओवर क्यू ऑफ जेड, वेयर क्यू ऑफ जेड है सिंपल जीरो एट नॉट पोल, पोल का वर्ड नहीं आएगा यहाँ, जीरो एट जेड इज इक्वल जेड नॉट, यानी कि क्यू ऑफ जेड आपका जेड इज इक्वल जेड नॉट पे जीरो हो रहा है, यानी ओवरऑल इस ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है किस पॉइंट पे, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे। ठीक है, लेकिन ये जो आपका पी ऑफ जेड है ये जेड नॉट पे नॉन जीरो हो, तो फिर फार्मूला रेजिड्यू फाइंड करने का इजीली ये है, रेजिड्यू द फंक्शन अबाउट जेड इज इक्वल जेड नॉट इज इक्वल टू पी ऑफ जेड ओवर क्यू ऑफ जेड, रेजिड्यू एट जेड नॉट। कि हम रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी ऑफ जेड ओवर क्यू डैश, नीचे क्यू का डेरिवेटिव कर लें, एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, उसको सिंप्लीफाई कर लें, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट,
एक क्राइटेरिया ये है और एक ये लिमिट के लिए लिमिट से है, ठीक है। दोनों क्राइटेरिया से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल पोल के अबाउट, नहीं पोल ऑफ ऑर्डर 1 के अबाउट रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा, अगर मोर देन 1 हो, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट mth ऑर्डर पोल एट z इज z नॉट इज टू बी दिस वन। उसका फॉर्मूला है 1/m-1 का फैक्टोरियल लिमिट z अप्रोचेस z नॉट m माइनस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव z माइनस z नॉट पावर m f ऑफ z प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेना है। दैट मीन, अच्छा देखिए ये जनरल फॉर्म है, इसमें अगर m को मैं 1 रिप्लेस करूँ आपका पोल ऑफ ऑर्डर 1 के लिए फार्मूला बन जाएगा। देखिए m को अगर 1 रखूँ 1 माइनस 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1, ये 1 हो जाएगा। लिमिट z अप्रोचेस z नॉट m माइनस 1 जीरो डेरिवेटिव यानी विदाउट डेरिवेटिव हो जाएगा, तो फिर ये आपके पास z माइनस z नॉट की पावर 1 f ऑफ z यही बच जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है, ये उसका स्पेशल केस है। चलिए हम कैसे रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं, इन फार्मूलाज को यूटिलाइज करते हैं विदाउट फाइंडिंग लॉरेंट सीरीज, ठीक है। इन फार्मूलाज का प्रूफ इजीली बुक में अवेलेबल है, अगर देखना चाहें तो बुक में से देख सकते हैं। ओके, अब कैसे कैलकुलेट होगा, लेट इट बी हम फाइंड ऑल सिंगुलर पॉइंट्स एंड कोरस्पॉन्डिंग रेजिड्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये फंक्शन दिया, एग्जांपल ले लेते हैं कि जी इस फंक्शन का हमने रेजिड्यू फाइंड करना है। अच्छा जी, पहले इसको देखते हैं ये फंक्शन किन पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं है। z³ + 2z² - 7z + 4 है। अच्छा, इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, z - 1 z² + 3z - 4 सिंथेटिक डिवीजन से सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक को फिर फैक्टराइज कर लिया तो ये फॉर्म बन गई z - 1 का स्क्वायर इंटू z + 4। अब गौर करें कि ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, किन पॉइंट्स पे नहीं है, z = -4 पे और +1 पे, ठीक है। तो ये दो सिंगुलर पॉइंट्स हो गए, एक -4 और एक +1। अच्छा, अब एक और बात भी गौर करनी है, z -4 यहाँ पावर 1 है तो हम कहेंगे ये सिंपल पोल है। अच्छा, z -1 यानी z 1, इसकी भी यहाँ पावर 2 है तो z 1 पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं हमारे पास किस जो सिंगुलर पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली पोल बनेगा और पोल का ऑर्डर क्या है ये इस इन पावर से हम लगा सकते हैं। तो फंक्शन है सिंगुलरिटीज एट z -1 ऑफ ऑर्डर 1 -4 एट ऑर्डर 1 और +1 ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अब यानी कि हमें फाइंड करना था सिंगुलर पॉइंट्स, दो सिंगुलर पॉइंट्स आ गए, एक -4 हो गया और एक 1। -4 का ऑर्डर 1 हो गया और +1 का ऑर्डर 2 हो गया। चलिए अब इसके बाद रेजिड्यू फाइंड करते हैं। वी नो द रेजिड्यू फार्मूला अबाउट द पोल ऑर्डर m z नॉट ऑफ ऑर्डर m इज टू बी दिस वन, ठीक है। चलिए पहले के पास z +1 के लिए कैलकुलेट करते हैं। +1 वाला जो है उसका ऑर्डर 2 है तो यहाँ अब m की वैल्यू 2 रिप्लेस कर दें और z नॉट की वैल्यू 1 रिप्लेस कर दें, z नॉट की वैल्यू 1 रिप्लेस कर दें और m को आपने 2 रिप्लेस करना है क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है। जो ऑर्डर होगा वो m ऑर्डर रिप्लेस हो जाएगा और z नॉट वो वैल्यू जो आपका सिंगुलर पॉइंट है। सिंप्लीफाई किया, यहाँ z -1 की पावर 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के बाद आपने लिमिट डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे z = 1। डेरिवेटिव अप्लाई किया, क्वेश्चन रूल अप्लाई करके लोअर फंक्शन अपर का 1 डेरिवेटिव 50 अपर से हम लोअर का डेरिवेटिव, ठीक है। एट z की जगह 1 रिप्लेस करिए, ये आपके पास रेजिड्यू कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे दूसरा z -4 के अबाउट आपने रेजिड्यू कैलकुलेट करना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ऑर्डर 1 क्या है 1 होगा तो ये विदाउट डेरिवेटिव हो जाएगा। तो क्या हुआ, रेजिड्यू एट z नॉट की वैल्यू -4 हो गई, लिमिट z अप्रोचेस z -4 यहाँ z - z नॉट यानी z +4 हो गया, ठीक है। ये आपका f ऑफ z आ गया। अब इसमें z +4 पावर कैंसिल हो जाएंगी, बाकी 50z over z -1 की पावर 2 एट z -4 जहाँ z की जगह -4 रिप्लेस करें, सिंप्लीफाई करके -4 8 आंसर आ गया। सो रेजिड्यू एट z +1 8 आ गया और रेजिड्यू एट -4 -8 आ गया। सो दो सिंगुलर पॉइंट्स थे और दोनों के अबाउट हमने रेजिड्यू कैलकुलेट कर लिया। इन क्वेश्चंस में कह रहा है सिंगुलर पॉइंट्स बताएं और साथ साथ उन सिंगुलर पॉइंट्स पे रेजिड्यू कैलकुलेट करें। अच्छा, अब हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। ये क्राइटेरिया होगा कि आप सिंगुलर पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से आइडिया हो रहा है कि अगर कोई फंक्शन का एक ही सिंगुलर पॉइंट है और वो आपके कर्व में लाई कर रहा है तो आंसर किसके इक्वल हुआ इंटीग्रेशन का 2 पायोटा मल्टीप्लाई दैट रेजिड्यू एट दैट पॉइंट,
कि उस पॉइंट पे रेजिड्यू कैलकुलेट कर लें। ये तो उस वक्त है जब आपके पास एक सिंगुलर पॉइंट हो, अगर एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए ये रेजिड्यू थ्योरम है। क्या जनरल फॉर्म है, लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक इनसाइड ए सिंपल क्लोज कर्व एंड ऑन सी एक्सेप्ट टू ए फाइनाइट मेनी सिंगुलर पॉइंट्स z1 z2 zk इनसाइड सी। आपका फंक्शन एनालिटिक है हर पॉइंट पे एक्सेप्ट, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि 4 पे और -1 सॉरी, ये देखिए जैसे एग्जांपल में 1 पे और -4 पे ये एनालिटिक नहीं था। ठीक है, तो फर्ज करें आपके पास k पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसपे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है और वो पॉइंट सारे के सारे आपके कर्व में लाई कर रहे हैं इनसाइड द कर्व। अच्छा, फिर इंटीग्रल किस तरह कैलकुलेट होगा, then the integral of the function taken counterclockwise, counterclockwise means anti-clockwise around c is equal to किसके इक्वल है, 2 pi eta times sum of the residue of the function about this point। इस फंक्शन का रेजिड्यूज कैलकुलेट करें इन पॉइंट्स पे, उनका सम अप कर लें। सो ये फार्मूला क्या बन गया, ये कि आपने इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन को, उसकी एक से ज़्यादा सिंगुलर पॉइंट्स हैं, वो सारे सिंगुलर पॉइंट्स जो हैं वो इनसाइड लाई करें, जो इनसाइड लाई करें, फर्ज करें के लाई करें, तो आंसर क्या होगा 2 pi eta हर पॉइंट के अबाउट रेजिड्यू कैलकुलेट करें उन सिंगुलर पॉइंट्स पे जो इनसाइड लाई करें, उनका सम अप कर लें, उसको 2 पाई eta से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। इस पैटर्न को यूज़ करते हुए हम कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेजिड्यू थ्योरम। ठीक है, इंटीग्रेट बाय रेजिड्यू मेथड। ओके जी, क्वेश्चन से एग्जाम्पल से आपको आइडिया देते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, एवेल्यूएट दिस बाय रेजिड्यू मेथड। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज इंटीग्रेट करना है आपने इस फंक्शन को, इंटीग्रेट ओवर द कर्व, ये कर्व का गौर करें तो अब z माइनस जेड नॉट मॉड इज इक्वल टू r, ये सर्कल है, सेंटर एट 0 +1 और रेडियस इसका 2 है। ठीक है, इस कर्व के अलॉन्ग इन फंक्शन को इंटीग्रेट करना। ओके जी, अब गौर करें यहाँ इंटीग्रेंट क्या है आपका sin पाई z ओवर z पावर 4, तो गौर करें z इज इक्वल 0 पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो z इक्वल 0 इसका सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन एनालिटिक है एक्सेप्ट किस पॉइंट पे, z इज इक्वल टू 0 पर। अच्छा, वो 0 पॉइंट पावर कितनी है यहाँ 4, इसको मैं लिख सकता हूँ z माइनस 0 की पावर 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 4, सो हैज़ अ पोल एट 0 ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, अच्छा अब ये चेक करें कि ये पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये पॉइंट आउटसाइड है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फंक्शन कर्व के इनसाइड ऑन द कर्व एनालिटिक है, तो काशी गोरासेट थ्योरम कहता है जी इंटीग्रेशन का आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर वो इनसाइड लाई कर रहा है फिर हमें 0 नहीं होगा, फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे होगा। अब इसको कैसे चेक करेंगे, ये पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड है, आप अपने जस्ट कर्व में पुट करें, यहाँ z की जगह 0 रिप्लेस करें, 0 माइनस बीटा का मॉड क्या हो जाएगा +1, जो कि रेडियस से लेस है, लेस देन 2 है ना, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा इनसाइड लाई कर रहा है एंड लाइज इनसाइड द गिवन कर्व। ठीक है, अगर ये आउटसाइड होता तो स्किप कर देते, फिर हम कहते हैं एक ही सिंगुलर पॉइंट है वो आउटसाइड है, इंटीग्रल का आंसर 0 हो गया। अब क्योंकि पॉइंट इनसाइड आ रहा है तो हमें फिर इसको इंटीग्रेट करने के लिए काशी ये रेजिड्यू मेथड अप्लाई करते हैं। 2 पाई eta फार्मूला क्या था, 2 पाई eta सम ऑफ द रेजिड्यूज ओवर द पोल्स लाइज इनसाइड द कर्व। हमने उन पोल्स के अबाउट रेजिड्यू कैलकुलेट करना है जो इनसाइड, हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है, एक से ज़्यादा होते तो हम हर एक पॉइंट पे रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं, उनको सम अप करके रिप्लेस कर देते हैं। ओके, वी नो रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज अबाउट द पोल ऑफ ऑर्डर m, उसका ये फार्मूला था। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या है, z इज इक्वल टू z नॉट की वैल्यू 0 है, 0 और ऑर्डर कितना है जी 4, m की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, इसमें पुट करते हैं z इज इक्वल 0 ऑफ ऑर्डर 4, m की वैल्यू 4 रिप्लेस कर देते हैं, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 यहाँ 4। ठीक है, z नॉट की वैल्यू 0 रिप्लेस कर लेते हैं, z नॉट 0 रिप्लेस कर देते हैं, सिंपली z ये पावर 4 खत्म हो गई। ठीक है, इसको 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करें, वो बाद में लिमिट पुट कर दें z इज इक्वल टू 0, साइन का कॉस, एंगल का पाई आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन, फिर एंगल का पाई स्क्वायर हो गया, फिर साइन का फिर कॉस, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए था एक्चुअली, फिर पाई पाई क्यूब हो गया, एट 0 कॉस 0 1 हो गया, ये माइनस पाई बाई 3/6, ये रेजिड्यू फाइंड हो गया हमारे फंक्शन का एट 0। अब इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो इंटीग्रल का आंसर क्या हो गया 2 पाई ओटा मल्टीप्लाई रेजिड्यू, सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस पैटर्न को यूज़ करते हुए हम इंटीग्रल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय रेजिड्यू
थ्योरम। याद रहे रेजिड्यू थ्योरम में क्या है कि आपने अपने इंटीग्रैंड को देखना है कि वो किन पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं है। जितने पॉइंट्स होंगे एनालिटिक नहीं है, सिंगुलरिटीज़ को अलग कर लेंगे, फिर उसमें से चेक करेंगे कौन सी सिंगुलरिटीज़ आपके कर्व में लाई कर रही है। अगर इनसाइड द कर्व जो लाई कर रही है आपने उनके अबाउट रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, रेजिड्यू थ्योरम क्या कहता है जी, 2 पायोटा मल्टीप्लाई सम ऑफ द रेजिड्यूज ओवर द पोल्स लाइज इनसाइड द कर्व। उन पोल्स के अबाउट रेजिड्यू कैलकुलेट करना है जो कर्व में इनसाइड लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्हीं के अबाउट को पोल कर रेजिड्यू कैलकुलेट करें, उन पोल्स के अबाउट उनको सम अप कर लें, 2 पायोटा से मल्टीप्लाई करके आंसर कैलकुलेट करें। शुक्रिया।